तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था ग्रामर का मैं वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, तो आपको जाना है, सारे पीडीएफ को पढ़ डालना है एग्ज़ाम से पहले। जैसे कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं। वैसे ही आपको सर्वनाम पढ़ने हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। वैसे ही आपको कारक पढ़ना, क्रिया पढ़ना, प्रत्यय पढ़ना, उपसर्ग पढ़ना। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। और इसके कितने भेद हैं, विशेषण के मुख्यतः 3 भेद हैं। ये पीडीएफ से आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद प्रत्यय, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उपसर्ग, प्रत्यय, ये वाला तो इस साल आना ही आना है, तो इसको भी ध्यान देना। उपसर्ग क्या होता है, वह शब्दांश या अव्यय है। देखो इसको खुद से पढ़िएगा। उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में एग्जाम में क्या आता है, पूछता है डिफरेंस, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें अपने आप बचपन में पढ़े भी होगे। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे जुड़ता है और उसका मीनिंग बदल देता है। प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के पीछे जुड़ता है और मीनिंग बदल देता है। जैसे कि उपसर्ग आगे जुड़ता है, जैसे कि कार में बी जोड़ दिया, बिकार बन गया। चार में प्र जोड़ दिया, प्रचार बन गया। तो ये उपसर्ग में क्या होता है, शब्द के आगे जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है और उसका मीनिंग भी टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय मतलब उपसर्ग का ठीक उल्टा। प्रत्यय में क्या करते हैं, कोई शब्द दिया गया है उसके पीछे कुछ जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्रत्यय का एग्जाम्पल। देखो ये शब्द था, इसके पीछे हमने ती जोड़ दिया तो शक्ति बन गया। यहाँ पर भल था, भल के पीछे आई जोड़ दिया तो भलाई बन गया। तो पीछे में हम लोग जोड़ रहे हैं। प्रत्यय में पीछे जोड़ते हैं और उपसर्ग में आगे जोड़ते हैं। यही मेन फंडा है उपसर्ग प्रत्यय का। तो आपको क्या करना है, इनके डिफिनीशन, इनके भेद एंड साथ ही साथ 2-4 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। डिफरेंस पूछा जाए एग्जाम में तो बता देना है, ठीक है। नोट, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मूल शब्द से जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन उपसर्ग शब्द से पहले लग करके और प्रत्यय शब्द के अंत में लग करके अर्थ में परिवर्तन लाता है। यह दोनों के बीच में मूल अंतर है, ठीक है। मतलब जो चीज़ मैंने कहा ना ऊपर में, वही यहाँ पर लिख दिया गया नोट में कि ये एक उपसर्ग आगे लगता है और अर्थ बदल देता है, प्रत्यय पीछे लगता है और ये भी अर्थ बदल देता है। यही इसका मूल अंतर है, ठीक है। अब लिंग देखो, लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक, चिन्ह या निशान होता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष और स्त्री जाति का पता चलता है उसे ही लिंग कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा ना, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल है कुछ, लालच। लालच पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो बोलेंगे पुल्लिंग है भाई। लालच करना बुरा है, ठीक है। लालच करना बुरी है, कभी बोला है आपने लालच करना बुरी है? नहीं। आंसू, आंसू कौन सा लिंग है, आंसू पुल्लिंग है। आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रही है, नहीं सुना होगा ज़िंदगी में कभी। मोती पुल्लिंग, देखो ती ता लगा रहेगा ना, तो बहुत सारा लड़का की करता है मोती है, तो मोती मतलब लड़की पहनती है, स्त्रीलिंग मार देता है। ऐसा नहीं करना है, सेंटेंस बना के चेक करना है कि बन रहा है कि नहीं, पुल्लिंग लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मोती क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग बहुत सारे लोग मार देते हैं। तो मोती चमकीला है, चमकीली नहीं होती है। बालू, बालू स्त्रीलिंग है। भोर पुल्लिंग है। परीक्षा स्त्रीलिंग है, ठीक है, परीक्षा टल गई। खीर स्त्रीलिंग है। उन्नति स्त्रीलिंग है। ये सारे एग्जाम्पल है, देख लेना। उसके बाद वचन क्या होता है, शब्दों के जिस रूप से उसे एक या उसे अनेक का होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी जिस, देखो यहाँ पर ये लाइन पढ़ो, यानी जिससे शब्दों की संख्या का बोध हो, जिससे शब्दों की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन। आपने देखा होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने की कोशिश समान। संस्कृत में वचन 3 होते हैं लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं। तो वचन टोटल कितने हैं हिंदी में, 2। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वो संस्कृत में, हिंदी में 2 ही होता है, एक वचन और बहुवचन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, देख लो। एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर, बहुवचन मतलब प्लूरल, सिंपल, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल पढ़े हो ना इंग्लिश में, वही वाला तो यहाँ पर भी है। कहाँ कुछ लग रहा है, कर लेना, पढ़ना है आपको ही। इतना पढ़ाने लग जाऊँ तो 1-1.5 घंटा का क्लास लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। खुद से पढ़ना पड़ेगा और खुद से पढ़ोगे ज़्यादा दिन याद भी रहेगा। फिर पर्यायवाची शब्द आप जानते होंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। पर्यायवाची मतलब जिन शब्दों का अर्थ में समानता हो, यानी सिनोनिम्स, ठीक है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जल को हम लोग पानी भी कहते हैं, जल को हम लोग वारी भी कहते हैं। देखो भाई ये वाला सेक्शन तो कर ही के जाना,
क्वेश्चंस यहाँ से पक्का आते हैं 100%। पार्ट 1 वाले, ओनली पार्ट 1 वाले, पार्ट 2 वाले ये छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 वालों के लिए विलोम शब्द और ये वाला जो अभी पढ़ रहा था आपने, ठीक है, पर्यायवाची शब्द दोनों आता है एग्जाम में, देखोगे तो मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। विलोम शब्द ये पार्ट 1 वालों पढ़ लेना। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स, ठीक है। मुहावरे लोकीतियाँ भी आपको पार्ट 1 में ही आते हैं, पार्ट 2 में बहुत कम आता है, पार्ट 2 में तो आता ही नहीं है। अब आके देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पार्ट 2 में आते हैं। ये पार्ट 1 वाले इतना कर लेंगे, इनफ है, पार्ट 1 वालों के लिए ये PDF इनफ है, लेकिन पार्ट 2 वालों के लिए कुछ और आता है। पल्लवन करिए, पत्र लिखिए, निबंध लिखिए, आवेदन लिखिए अपने प्रधानाचार्य के पास, तो वो सब एक एक करके देख लें। चलिए देख लेते हैं। एग्जाम में समास भी आता है, तो समास को भी देख लो। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द की रचना करते हैं, उसे ही समास कहते हैं, ठीक है। यह नया शब्द समास कहलाता है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाता है, तब वैसे शब्द को समास कहते हैं। समास के कुछ उदाहरण: कमल के समान चरण, चरण कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। देखो, रसोई के लिए घर ना बोल करके रसोई घर हम लोग बोलते हैं, तो वो हो जाता है क्या, समास हम लोग बना रहे हैं। घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार ना बोल करके समास के अगर बोलना चाहें समास के रूप में, तो उसको घोड़सवार बोलेंगे। देश का भक्त, अब देश का भक्त को समास बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देशभक्त बना देंगे। राजा का पुत्र को समास बनाओ, राजपुत्र। मूर्ति बनाने वालों को मूर्तिकार कहते हैं। यथामित को मति के अनुसार कहते हैं। तो ये कुछ समास बनाया जाता है, ऐसे शॉर्ट करना रहता है, शॉर्ट, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने, 6 आप देख सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुब्रीहि समास। अब सबको देख लो। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, राजकुमार। तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, ठीक है। तो तत्पुरुष समास इसे कहते हैं। और इसके तत्पुरुष समास, इसका समास का पहला भेद है, और इस तत्पुरुष समास के टोटल 6 भेद है, ठीक है। आप सबका देख लो तत्पुरुष समास के उदाहरण: रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पर जो बोल्ड अक्षर में है वो सब समझ जाओ क्या है, तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास देख सकते हो क्या है, ये आपको पढ़ लेना है, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलो, या फिर मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अब काल देख लेते हैं, काल, टेंस। हिंदी में काल, इंग्लिश में टेंस, ओके। क्रिया, क्रिया वर्ब को कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध है उसे काल कहते हैं। जैसे कि श्याम सो रहा है, तो समय का पता चल रहा है, मतलब काम भी हो रहा है, क्रिया भी हो रहा है, उसके साथ समय का भी पता चल रहा है। वही लिखा है, क्रिया के जिस रूप से किसी काम का होने का बोध है उसे काल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से, समय सो रहा है, रानी खेल रही है, सोनू चल रहा है, मैं 2-3 दिन पहले किताब पढ़ा था, तो 2-3 दिन पहले से समय का बोध हुआ, ठीक है। काल के कितने बोध होते हैं, काल के टोटल 3 ही भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब ये सब तो बचपन में पढ़े हो यार। वर्तमान काल क्या होता है देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं खेल रहा हूँ, राधा सो रही है, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, प्रेजेंट टेंस के टोटल 5 भेद है हिंदी में। वर्तमान काल के 5: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, तत्कालीन वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद। सामान्य वर्तमान के बारे में फिर दिया गया है, अपूर्ण वर्तमान के बारे में फिर दिया गया है, तत्कालीन वर्तमान के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पूर्व वर्तमान के बारे में दिया गया है, लास्ट में संदिग्ध वर्तमान के बारे में दिया गया है। फिर काल का दूसरा भेद आप देखो यहाँ पे, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। राम ने पत्र लिखा, राहुल ने पत्र लिखा, सोनू सो चुका है। भूतकाल के कितने भेद हैं, टोटल 6 भेद है: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुम भूतकाल, ठीक है। अब सामान्य भूतकाल के बारे में यहाँ पर नीचे में दिया गया है, पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। आसन्न भूतकाल, ठीक है, सबका लेते चलो। पूर्ण भूतकाल, 1 मिनट। अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुम भूतकाल, ठीक है। फिर भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, भविष्य जिससे वह पटना नहीं जाएगा, कल
कल मोहन बाजार जाएगा, ठीक है। भविष्य काल के टोटल 2 ही वेद होते हैं। देखो, वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6, भविष्य काल के टोटल 2 ही होते हैं, 2 वेद, ठीक है। सामान्य भविष्य एंड संभाव्य भविष्य, सबका ले लो, ठीक है। फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। काल के कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। मौजूदा समय यहाँ पर होगा सही आंसर। वर्तमान काल में मौजूदा समय का होता है ना, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, अभी हो रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है राम पढ़ रहा होगा। संदिग्ध है ना, पता नहीं चल रहा है, पढ़ रहा होगा। अब क्रिया को देख लो, जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना समझ में आ जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ती है, तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है। उठना, बैठना, हंसना, रोना, ये सभी से काम हो रहा है, मतलब एक्शंस हैं, और ये सभी क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो ये क्रिया है। क्रिया के उदाहरण, मैं भात खाया, तो यहाँ पर खाया क्या हो गया? क्रिया हो गया। मैं रोटी खाई, तो खाई क्या हो गया? क्रिया हो गया, ओके। क्रिया के विभिन्न रूप कैसे बनते हैं और क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है, यह समझने हेतु हमें यह सभी की जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा आपको आना चाहिए, सर्वनाम आपको आना चाहिए, कारक आपको आना चाहिए, वचन आपको आना चाहिए। अगर ये सब आता है तो आप क्रिया वाला जो चैप्टर है बड़े आसान से कर लेंगे। अब धातु क्या होता है? तो क्रिया के जो मूल रूप होता है, जिससे फिर आगे उसका, जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, वॉच से वॉच्ड बन जाता है, तो वॉच क्या हो गया? मूल रूप हो गया, और इससे फिर डिफरेंट फॉर्म बनते हैं। के मूल रूप को धातु कहते हैं। आ, जा, खा, पी, पढ़, ये सभी क्या है? पढ़ क्या है? मूल धातु है। लिख मूल धातु है। मूल धातु इन्हीं मूलों के रूप में ना, नी, ने, ता, ती, ते, या, ई, ए, यू, गा, गी, गे आदि प्रत्यय लगाने से क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं, ठीक है। तो मूल रूप मतलब इसमें कुछ जोड़ करके, ना, नी, ये सब जोड़ करके अगर आप बनाते हैं तो क्रिया के बहुत सारे रूप बन जाते हैं। जैसे कि ना अगर जोड़ दिया, ना प्रत्यय अगर आप जोड़ते हैं तो आ में ना जोड़ दिया, आना बन गया। जा में ना जोड़ दिया, जाना बन गया। खा में ना जोड़ दिया, खाना बन गया। पी में ना जोड़ दिया, पीना बन गया। पढ़ में ना जोड़ दिया, पढ़ना बन गया। तो पढ़ क्या था? पढ़ मूल था, लेकिन ना जोड़ दिया तो एक नया रूप बन गया, क्रिया का नया रूप। तो मूल धातु में अगर कुछ जोड़ते हैं तो नया रूप बन जाता है। अब ता भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि आ में ता जोड़ा आता हो गया, जा में ता जोड़ा जाता हो गया, खा में ता जोड़ा खाता हो गया, पी में ता जोड़ा पीता हो गया, पढ़ में ता जोड़ा पढ़ता हो गया, लिख में ता जोड़ा लिखता हो गया। ऊ भी जोड़ सकते हो, आऊँ, जाऊँ, खाऊँ, पीऊँ, नाचूँ, ठीक है। धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के टोटल 2 ही भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु देख लो, यह स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर आश्रित नहीं होता है, ठीक है। इससे किसी का मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से। जैसे कि इधर आ, आम खा, तो खा क्या हो गया? मूल, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है खुद ही में ही। उधर मत जा, किताब पढ़, ये क्या हो गया? क्या हो गया? मूल धातु। लेकिन यौगिक धातु को जरूरत पड़ती है। सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे ही क्रिया कहते हैं। स्वतंत्र नहीं होता है। मूल धातु किसी दूसरी मूल धातु या अन्य प्रत्यय से जोड़ने से यौगिक धातु बन जाता है। तो देखो, यौगिक धातु के लिए मूल धातु में किसी और प्रत्यय को जोड़ना पड़ता है, तब जाके ये बनता है। तो इसीलिए यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होता है। बैठना, जाना, खाना, बैठ जाना, हंसना, देना, तो यहाँ पर समझ रहे हो, नाना जुड़ रहा है सब में, उसके बाद एक मीनिंग बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ जुड़ रहा है तब जाके मीनिंग बन रहा है, लेकिन ऊपर वाले में जो था मूल धातु उसमें ऐसा नहीं था। अब यौगिक धातु जो होता है सेकेंड टाइप, उसका 3 प्रकार होता है, देख लो। यौगिक धातु बनाने के 3 प्रकार हैं। जैसे कि मूल धातु से मूल धातु को मिलाया तब यौगिक धातु बना, मूल धातु में प्रत्यय मिलाया तब भी यौगिक धातु बन सकता है। अब मूल धातु में संज्ञा सर्वनाम में प्रत्यय मिलाते हैं तब भी यौगिक धातु बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हाथ संज्ञा है और इसमें हमने याना मिलाया, हथियाना बन गया, और ये कैसा है? ये क्रिया है, ठीक है। क्रिया के कार्य, गतिशीलता, स्थिरता को बोध करना, ये क्रिया का कार्य है। किसी काम को करने या होने का बोध करना, समय का बोध करना, शारीरिक स्थिति का बोध करना, मानसिक स्थिति का बोध करना। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, सकारात्मक क्रिया और अकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया क्या है? देख लो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म से रहने की संभावना हो उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना बजाना, मारना, पीटना, ये सभी क्या है? सकारात्मक क्रिया है। उदाहरण, वह आम खाता है, वह क्या खाता है? आम खाता है, ठीक है। तो वही वाला बात है ना, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म रहने की संभावना हो,
उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ कर्म आम है और किसी न किसी कर्म के रहने की संभावना है, भात रोटी आदि, अतः खाना सकारात्मक क्रिया है। अकारात्मक क्रिया का होता है क्रिया क्या लिख दिया हो यार, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या किसी कर्म के रहने की संभावना ना हो उसे अकारात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना जाना, हंसना, रोना, सोना, तो ये अकारात्मक क्रिया है, वह रोता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रहने की संभावना भी नहीं है, ठीक है, और क्रिया के साथ कर्म भी नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वह रोता है। वह क्या रोता है, वह क्या रोता है पता ही नहीं है, तो ऐसे ना तो प्रश्न होगा और ना ही इसका कुछ उत्तर होगा। तो ये कैसा क्रिया है, अकारात्मक। नोट, लेकिन कुछ सकारात्मक क्रियाएं रोना, हंसना, सोना, जागना, टहलना आदि प्रत्यय जोड़कर सकारात्मक क्रिया बनाया जाता है। इसमें प्रत्यय जोड़ करके सकारात्मक क्रिया बनाया जा सकता है। अकारात्मक क्रिया में प्रत्यय जोड़ेंगे तो सकारात्मक क्रिया बन जाएगा। जैसे कि देखो, रो में लाना, रुलाना हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे ओरिजिनली ये अकारात्मक था, लेकिन प्रत्यय जोड़ दिया, सकारात्मक बना दिया। जग में आना जोड़ना, जगाना हो गया, ठीक है। अकारात्मक सकारात्मक के कुछ एग्जाम्पल हैं। पल्लवन क्या होता है, पल्लवन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो समझना जरूरी है पल्लवन का अर्थ, परिभाषा और इसके एग्जाम्पल्स। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है विस्तार, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, जिसको इंग्लिश में बोलते हो, एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी चीज़ 2 लाइन दे दिया जाएगा, एक ही लाइन दिया जाएगा, उसको आप अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। आप क्या समझते हैं उस शब्द से, वही लिखा गया है यहाँ पे। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है विस्तार, अर्थात कोई दिया हुआ निर्धारित विषय जैसे कि लोकोक्ति, उक्ति, सुक्ति, वाक्य, कहावत आदि दे दिया जाएगा, उसको भाव को आपको समझना है, फिर उसको विस्तार से लिखना है, ठीक है। संक्षेपण में ऐसा नहीं है। संक्षेपण में क्या करना रहता है, आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, 80-100 शब्दों का, उसको आपको 40 शब्दों में छोटा करके लिखना रहता है। तो संक्षेपण में छोटा करके लिखना रहता है, समरी टाइप, लेकिन पल्लवन में विस्तार से लिखना रहता है। एक छोटे से लाइन को आपको 15 लाइन बनाना रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखो इस एग्जांपल से समझ जाओगे आराम से। जैसे कि देखो, ये एक लाइन था, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। अब इस लाइन को समझना है सबसे पहले, देन समझने के बाद भाव समझ लिया, अब इसको अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में इतना करके लिखना है। सोच रहे हो, तो ये पल्लवन संक्षेपण का ठीक उल्टा है। संक्षेपण में क्या करना रहता है, इतना बड़ा दिया रहता है और इतना करके लिखना रहता है। पल्लवन में क्या है, ये दिया है और इतना करके लिखना है, समझ रहे हो, विस्तार करके लिखना है। तो यही है पल्लवन का सीधा सा मतलब। तो देख लेते हैं, इसमें से किसी विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपे हुए गहरे भाव को सरलता से सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। पल्लवन संक्षेपण का विपरीतार्थिक होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। संत, महात्मा, विद्वान आदि संक्षिप्त और प्रतीक संबंधी शब्दों को प्रयोग करते हुए ऐसी जटिल बात कह देते हैं जो उनके लिए तो सरल होती है, पर सामान्य व्यक्ति के लिए उसके भाव को समझना बहुत ही कठिन होता है। आपने देखा होगा तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, ढेर सारे हैं ना, उनके दोहे कितने, मतलब उनके दोहे के एक एक लाइन में कितनी बड़ी बड़ी बात छुपी हुई रहती है, देखा ही होगा। तो वो सारे दोहे तुलसीदास के लिए ईजी होंगे, लेकिन हम लोग नॉर्मल आम व्यक्तियों के लिए वो दोहे को समझना बहुत कठिन हो जाता है। वही लिखा गया है कि संत, महात्मा, विद्वान आदि ये सभी चीज़ें जो लिखते हैं, जटिल बात को अपने कम शब्दों में कह के निकल जाते हैं, उनके लिए तो वो आसान है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए इसके भाव को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। कठिनाइयाँ तो होती ही होती हैं, अर्थात इसलिए ऐसे वाक्यों को पल्लवन करना चाहिए। पल्लवन करने का सीधा सा मतलब है, आने वाले समय में अगर आप कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं तो यह आपको हेल्प भी करेगा। जैसे कि कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं तो पल्लवन करना आपको आता होगा, तो कबीर के दोहे का मतलब आप आराम से समझ सकते हैं। जिनको पल्लवन करना नहीं आता है वो दोहे समझ ही नहीं पाते, ठीक है। पल्लवन करते समय कुछ नियमों का पालन करिएगा तो पल्लवन करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि देखो, कुछ नियम हैं पल्लवन के लिए। मूल अवतरण की उक्ति, वाक्य, सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे, कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट रहता है रीड केयरफुली। जो भी दिया रहता है एग्ज़ाम में, जैसे कि एग्ज़ाम में यही वाला आ गया, ये वाला दया नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इसको आराम से पढ़ो, इस पे कम से कम 2-3 मिनट समय दो, फील करो अंदर से क्या है ये लाइन कहना क्या चाह रहा है, आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, आपसे क्या आंसर लिखवाना चाह रहा है, इस लाइन को समझना पड़ेगा। वही वाला पहला पॉइंट, रूल नंबर 1 कि ध्यानपूर्वक पढ़ें। रूल नंबर 2,
जो मेन पॉइंट है, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य विचारों को समझने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि आपने मूल विचार समझ लिया, अब उसके अंदर की बात गहराई में जाना चाहते हो, गहराई में जाओ और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, प्रधान और अप्रधान विचारों को समझने के बाद एक एक विचार, सभी स्थापित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव तथा विचार छूट ना पाए। अब जब आराम से आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आप में उसमें से नेसेसरी थिंग, अननेसेसरी थिंग छांट लेना है। जो चीज़ें प्रधान होगी, महत्वपूर्ण होगी, उसको एक जगह, जो चीज़ें फालतू है, आपके दिमाग में फालतू चीज़ें ठाउट आती है। देखो, जब भी कोई चीज़ को पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में दोनों चीज़ें उत्पन्न होती है, अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको लिखना है, बुरी चीज़ों को यहाँ पर कॉपी में मत लिख लेना, फिर उसी कॉपी में लिखना है। अर्थ तथा विचार के विस्तार करते समय उसकी दृढ़ता में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण भी देना और वास्तविक घटना भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण, वास्तविक घटना भी आप दे सकते हैं। आपके आम लाइफ में आसपास में कुछ घटना हुआ है उसका भी उदाहरण दे सकते हो, या कुछ अच्छे उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, पल्लवन के लेखन में प्रसंग के विरुद्ध बातों का अनावश्यक विस्तार या वर्णन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक दिया गया है आम का और तुम लिख रहे हो इमली, तो गलत हो जाएगा ना। जो इससे मिलता जुलता ही नीचे लिखना है, इससे इस टॉपिक कुछ और है, लिख कुछ और रहे हो तो गलती में जा रहे हो, गलत लाइन में जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हो ना। अब आगे देखो, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, ये लास्ट वाला लाइन देखो, पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए ना कि समास शैली में। पल्लवन व्यास शैली में होनी चाहिए ना कि समास शैली में, अर्थात इसमें बातों का विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। ठीक है, आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये लिखना आ जाएगा। और समास शैली, व्यास शैली क्या होता है कभी और हम सीख लेंगे, आपको उतना ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, आपको बस पल्लवन की रचना हर परिस्थिति में अन्य पुरुष में ही होना चाहिए। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का मतलब होता है यह, वह, ये, वो, ये सारी चीज़ें अपने पल्लवन लिखते टाइम यूज़ नहीं करना, यह, वह, ये, वो। ठीक है, समझ रहे हो। कहीं पर हम लोग लिख लेते हैं ना, यह, सॉरी, यह, वह, ये, वो, ये सारी चीज़ें आप पल्लवन लिखते टाइम ये सभी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। यूज़ करोगे तो पल्लवन गलत हो जाता है। ठीक है, भाव भाषा की प्रकाशन में पूरी सरलता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए एवं वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। ये सभी बातों का ध्यान रखोगे, आपका पल्लवन बड़ा मस्त आएगा। चलो देखो एग्जाम्पल से समझ लो। मूल कथन, दया नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दया नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इसका पल्लवन पढ़ लेते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि और अपने देश से उसी प्रकार स्नेह रखता है जिस प्रकार वह अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा तथा स्नेह रखता है। हर एक व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति अपनापन की भावना रहती है, इसे ही देश प्रेम या देशभक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया है, इसको पढ़ लिया, समझ लिया, भाव क्या है वो लिख दिया, भाव का मेन मतलब क्या है वो फिर बाद में लिखा। हर एक व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्राण, तो इसे ही भेद कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका डिफिनीशन नीचे लिख दिया, समझ रहे हो। भाव सबसे पहले लिख लिया, फिर उसके अंदर जाके मेन पॉइंट जो है यहाँ पर लिख दिया, फिर थोड़ा गहराई में जाना है और यहाँ पर लिख देना। और एग्जाम्पल हो सके तो एग्जाम्पल भी दे सकना है। ठीक है, एग्जाम्पल पॉसिबल है, याद आ रहा है तो दे देना एग्जाम में। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। मतलब किसी कर्म से बड़ा स्मारक उसका काम या कर्म करने वाला या अर्थात कर्ता होता है। ठीक है, कहने का मतलब किसी कर्म का सबसे बड़ा स्मारक उस काम या कर्म को करने वाला कर्ता होता है, ना कि काम। जब हम किसी काम की प्रशंसा करते हैं तो हमारी नज़र उस कार्य के करने वाले की ओर जाती है। जब हमें उसी प्रकार के कार्य करने का अच्छा अवसर मिलता है तो पथ प्रदर्शन के लिए उसके करते को ओर ध्यान जाता है। जैसे कि कोई बड़ा आदमी है, कोई अच्छा काम किया है, तो हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो हमारा ध्यान अल्टीमेटली वही जाता है कि वो बहुत अच्छा काम किए, हम भी ऐसा काम करेंगे। होता है ना, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं ये लोग। अर्थात वह कर्ता हमारा आदर्श बन जाता है। क्या बन जाता है? आदर्श बन जाता है। कर्मों द्वारा ही समाज में कर्ता की स्थिति बहुत मजबूत और प्रभावित बनती है। अतः इसलिए कर्म का स्मारक कर्ता के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता है। कर्म का स्मारक कर्ता के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं, इसको समझना है क्या कहना चाह रहा है, इसको लिखना है, उसके बाद इसका मेन मीनिंग लिखना है। एग्जाम्पल याद है तो लिखो, नहीं या तो छोड़ दो। ठीक है, अब देखो ये वाला, नर और नारी जन्मते और मरते हैं, सॉरी जन्मते यहाँ पर है, जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। अब देखो यार, इसको फील करो अंदर से। नर और नारी जन्मते हैं और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। तो यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की बात करी गई है, तो राष्ट्र प्रेम से रिलेटेड लिख देना। जैसे कि संसार में अनगिनत नर नारियाँ
प्रत्येक दिन जन्म लेते हैं, प्रत्येक दिन मरते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्षण इनका होते रहता है, हर क्षण मृत्यु भी होती रहती है, हर क्षण जन्म भी होती रहती है। मनुष्य के साथ जीना मरना सदैव चलता रहता है। यह निश्चित है कि जन्म होता है तो मृत्यु भी जरूर होगी, परंतु हमारे राष्ट्र का जो प्यार है हमारे राष्ट्र के प्रति, ठीक है, हमेशा अमर रहता है। इसकी आत्मा सब अमर रहती है। राष्ट्र मनुष्य की तरह जीता मरता नहीं है, ठीक है। व्यक्तियों को मरने से राष्ट्र नहीं मरता, जबकि राष्ट्र की अंतरंग एकता बहुत मजबूत रहती है। उस पर कोई भी बाहरी शक्तियाँ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं रख सकता है, उसका अमरत्व बना रहता है, ठीक है। अतः नर नारी के जन्म मरण पर भी राष्ट्र अमर है, ठीक है। किसी के मरने जीने से हमारा जो राष्ट्रीयता है, देश है, प्रेम है देश के प्रति, वो नहीं मरेगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से कर देना है। समझ करना क्या है ना, पल्लवन करना, संक्षेपण करना तो आता ही होगा। ढेर सारे पैसेज दिया जाएगा, उसको शॉर्ट करके लिखना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था इंग्लिश का, ठीक है, वो जाके देख लेना, वहाँ पर भी मैंने वही सिखाया है, प्रिसाइज करना। इंग्लिश में ही संक्षेपण को प्रिसाइज कहते हैं, प्रिसाइज को हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। तो वो वीडियो में जाके देख लोगे तो संक्षेपण करना भी आ जाएगा। संक्षेपण में क्या करना रहता है ना, जैसे कि ये दिया हुआ है आपके एग्ज़ाम पेपर में, अब इसी को छोटा करके लिखना है, ठीक है। तो आप इसका छोटा सा सारांश लिखेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। और अपने मन से यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, इसी को पढ़ना है सबसे पहले, इसी को समझना है। समझ लिया, एक ऊपर में हेडिंग दे देना है टॉपिक कि किसके बारे में लिखने जा रहे हो, मतलब टाइटल देना जरूरी है आपको ऊपर में। फिर इसका छोटा सा करके सारांश लिख देना, वो संक्षेपण हो गया। देखो इस तरीके का संक्षेपण आ जाएगा एग्ज़ाम पेपर में, ये दिया रहेगा आपको, ठीक है, लिखा रहेगा उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण करिए। तो फिर आप आंसर ऐसे देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, मैंने बताया ना कि इसको पढ़ना है, समझना है, इसका मेन मीनिंग क्या है वो पता करना है। उसके बाद आपको सारी चीज़ों को छोटा करना है, मतलब श्रिंक करना है, छोटा बनाना है। जैसे कि इतना बड़ा लिखा हुआ है, आपको कॉपी में इसको इतना छोटा करके लिखना है। कैसे लिखोगे? जब तक इसको नहीं समझोगे ना, इसके मेन मकसद को, ये कहना क्या चाह रहा है ना, तो नीचे में आप क्या करोगे, जो मन तो वो लिख दोगे, और जो कि गलत है। अगर अपने मन से कुछ यहाँ पर नीचे लिख रहे हो, यहाँ पर कुछ और लिखा रहा है, यहाँ का मतलब कुछ और है, यहाँ का मीनिंग कुछ और है, आप लिखे हैं जिसका मीनिंग कुछ और है, नंबर काट लेगा। समझ रहे? तो मीनिंग दोनों का पता चलना चाहिए कि ऊपर वाला का ही ये छोटा रूप है, ठीक है। ऐसा तो नहीं करोगे कि आप हीरोपंती देख के आए मूवी और लिख दिए हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। ऐसा नहीं करना है। हीरोपंती देख के आए हो, हीरोपंती को मूवी देखा 2 घंटे का, अब उस 2 घंटे के मूवी को आप क्या करना है, 4 मिनट में बताना है। वैसे करना है। अब इतने बड़ों के आपको 4 लाइन में बताना है, जैसे कि देखो बताया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये संक्षेपण पढ़ लेना, समझ लेना। उसके बाद एक अच्छा सा प्यारा सा शीर्षक देना है। शीर्षक जैसे कि इसको पढ़ने के बाद शीर्षक पता चला प्रेम के बारे में बनाया जाता है, प्रेम बना कर्तव्य। उसके बाद जो समझा है उसको छोटा करके नीचे लिख दो, ख़त्म। संक्षेपण का मतलब यही होता है। अब एग्ज़ाम में पत्र लिखने के लिए आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्री का नंबर है। अगर आप ये देख लेते हैं, आप पत्र लिखना, आप देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है पत्र, तो आपको पत्र लिखने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आएगी। पत्र लिखने के लिए बहुत ही बेसिक सा रूल है। आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम में टॉपिक दे दिया जाएगा कि किनको पत्र लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ गेस पेपर का कुछ पिक्चर। आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि पत्र लिखने के लिए आता है, तो इस फॉर्मेट का यूज़ करोगे तो काफ़ी फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि इसी तरीके से पत्र लिखना है। पत्र 2 तरीके के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। तो उस पर बात करेंगे, औपचारिक कौन सा पत्र होता है, अनौपचारिक कौन सा पत्र होता है। जैसे कि कोई पत्र आप काम के लिए लिख रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं, प्रोफेशनल जो होता है कामों के लिए, तो वहाँ पे औपचारिक होता है। और अपने दोस्त को लिख रहे हैं, अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, अपने सहेली को पत्र लिख रहे हैं, तो वो सारे अनौपचारिक पत्र हो जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये एक औपचारिक पत्र है। तो इसको कैसे लिखेंगे, शुरुआत कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना है, शुरुआत हमेशा लेफ्ट साइड से होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड से नहीं, हमेशा लेफ्ट साइड से। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ गया, सड़क की दुर्दशा पे खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पता चल जाता है कि किनको पत्र लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नगरपालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेवा में, उसके बाद जिनको पत्र लिखना है उनका नाम। तो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के बारे में लिखना है, इनको पत्र लिखना है, तो इनको यहाँ पर लिख देंगे अध्यक्ष नगर पालिका, ठीक है, या नगर पालिका अध्यक्ष भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो इसको। उसके बाद जगह का नाम लिखना है, ठीक है, जगह का नाम,
जहाँ पर ये संस्था है नगर पालिका, वहाँ का नाम लिखना है, ठीक है। संस्था जहाँ पर भी सिचुएटेड होगा वहाँ का नाम, जैसे आरा बिहार फॉर एग्जांपल। उसके बाद विषय लिखना है। विषय क्या आपका विषय है, किस पे आप बताना चाह रहे हैं। जैसे कि सड़क की दुर्दशा को खेद और चिंता प्रकट करना है, तो यहाँ पर सड़क की दुर्दशा आप लिख लेंगे, ये विषय हो गया। विषय ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वर्ड से नहीं बढ़ाना है, 5 वर्ड से ज़्यादा लंबा विषय नहीं करना है, बहुत छोटा रखना है इसको। और हाँ, विषय ख़त्म करने के बाद ये विराम चिन्ह लगा देना, ओके। उसके बाद इतना कर लिया, फिर आप महोदय लिखेंगे। उसके बाद अपना बॉडी, ये जो बॉडी होता है, आपका जो भी समस्या है उसको एक्सप्लेन करिए, विस्तार से बताइए क्या समस्या हो रही है यहाँ पे। तो बॉडी यहाँ से महोदय के जस्ट बाद शुरू करना है, और फिर ऐसे करते करते फिर पूरा नीचे से फुल लाइन में लिखना है, फिर ख़त्म कर देना है। जहाँ पर ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद फिर लेफ़्ट साइड में धन्यवाद कर देना है, ठीक है। धन्यवाद हो गया। धन्यवाद करने के बाद इधर छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है। राइट साइड में आप अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा, अपने बारे में। जैसे कि आप लिख सकते हैं एक नागरिक, अगर प्रधानाध्यापक के पास लिखे होंगे तो आप लिख लीजिएगा भवदीय। उसके बाद अपना नाम लिख लीजिएगा, डेट लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना, ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। कई बार आप देखेंगे औपचारिक पत्र में डेट यहाँ पर भी लिखा रहता है, दम जस्ट इसके नीचे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पर लिखते हैं। ऐसे ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में थोड़ा सा चेंजेस आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। पत्र को ले लो, ये जो पत्र है ये पिताजी को लिखा गया है, मतलब अनौपचारिक पत्र है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। आपको शुरू करना है वहीं से, वहाँ पे सेवा में लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रिय पुत्र, मतलब चेंजेस करना है बस थोड़ा सा। पिताजी को लिख रहे हैं तो ये ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद सादर चरण स्पर्श लिख सकते हो। विषय यहाँ पर नहीं लिखना है, पिताजी को विषय नहीं लिखना। विषय जो होता है ना, हमेशा याद रखना, विषय बड़े अधिकारी वगैरह को लिखना जाता है, औपचारिक पत्र में लिखा जाता है। डेट इधर में लिख देना। उसके बाद पूरा समझाने के बाद रामकथा, लास्ट में आपका प्रिय पुत्र, आपका जो भी नाम होगा XYZ, जो भी अपना नाम लिख लीजिएगा। अब मान लीजिए आपको प्रिंसिपल को लिखने के लिए आ जाएगा, तो इस तरीके से पत्र लिखना है। ये भी एक तरीके का औपचारिक पत्र है, ठीक है। तो सेवा में फिर जिनको लिख रहे हैं, किनको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। और ये प्रधानाचार्य जो हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो जगह का नाम लिखना है। फिर अपना यहाँ पर विषय लिख देना है, ठीक है। विषय या फिर द्वारा भी लिख सकते हो, तो विषय लिख देना है यहाँ पे द्वारा छोड़ के। फिर महोदय, फिर बॉडी, फिर लास्ट में धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर डेट देना चाहो तो डेट दे देना। फिर आप अपने बारे में यहाँ पर जानकारी दे देना। अपना आप एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है एड्रेस देना, ठीक है। जैसे कि अपना रोल नंबर भी लिख सकते हो, आप कौन से वर्ष में हो वो भी लिख सकते हो। ज़रूरी आपको पता करना पड़ेगा, ज़रूरत है क्या देना, ये सब। अगर लग रहा है तो दे दो, और नहीं लग रहा है तो छोड़ दो।